हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसी फिजिक्स क्लासेज। देखिए, हमने रे ऑप्टिक्स चैप्टर स्टार्ट कर रखा है जिसके 18 लेक्चर हो चुके हैं। यह है लेक्चर नंबर 19 और इससे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था माइक्रोस्कोप के बारे में। दो प्रकार के पढ़े थे, सिंपल और कंपाउंड। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टेलीस्कोप, जिसको हिंदी में बोला जाता है दूरदर्शी। और मैंने आपको पीछे के लेक्चर में भी बताया और अब भी बता रहा हूं कि जो रे ऑप्टिक्स में है तो जो 3 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप से मिल जाएगा। या तो सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पूछा जाएगा या कंपाउंड, या हम जो टेलीस्कोप है वो दो प्रकार के पढ़ेंगे। तो ये 4 टॉपिक है, इन 4 में से आपको एक क्वेश्चन 3 नंबर का जरूर मिल जाएगा। 99% आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं टेलीस्कोप की। इससे पहले हमने पढ़ा था माइक्रोस्कोप। तो देखो, थोड़ा सा रिपीट कर दिया जाए। माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी। तो मैंने डेफिनेशन क्या दी थी कि एक ऐसा उपकरण जो सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित करके हमें दिखाता है, तो वो तो क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी। तो देखो, इसका नाम पढ़ो आप, क्या नाम लिखा हुआ है, दूरदर्शी। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा उपकरण जो बहुत दूर स्थित वस्तुओं को दिखाता है, वह उपकरण क्या कहलाता है, टेलीस्कोप। और देखो, टेलीस्कोप में आपको एक मिसकंसेप्शन हो सकता है। क्या हो सकता है कि जो टेलीस्कोप, जो माइक्रोस्कोप है ना, वो तो क्या करता है, माइक्रोस्कोप तो साइज बढ़ाता है, लेकिन याद रखना टेलीस्कोप कभी भी साइज नहीं बढ़ाता। अगर 1 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या आप टेलीस्कोप से किसी बिंब की साइज बढ़ा सकते हो, उसका आकार बढ़ा सकते हो, तो नहीं, टेलीस्कोप साइज कभी नहीं बढ़ाता। तो फिर टेलीस्कोप करता क्या है, देखो टेलीस्कोप ये करता है कि सपोज दैट आपको सूरज को देखना है, तो सूरज आपसे तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो क्या आप उसकी क्लियर इमेज देख पाओगे, इतनी दूरी पे नहीं देख पाओगे। तो इसलिए टेलीस्कोप क्या करेगा, इस सूरज की इमेज को आपकी आंखों के पास बनाएगा, जिससे आप उस ऑब्जेक्ट या उस सूरज को आराम से देख पाओगे। तो याद रखना, टेलीस्कोप कभी भी साइज नहीं बढ़ाता, केवल टेलीस्कोप डिस्टेंस कम करता है, उस ऑब्जेक्ट को उठाकर आपकी आंखों के पास ले आता है, इसलिए वो आपको क्लियर दिख जाता है। माइक्रोस्कोप क्या करता है, साइज बढ़ाता है। माइक्रोस्कोप का काम क्या है, सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित करके दिखाना, और टेलीस्कोप का काम क्या है कि जो दूर स्थित वस्तुएं हैं उनको आप आराम से देख पाओ या उनका क्लियर व्यू देना, वो काम कौन करता है, टेलीस्कोप। अब देखिए, आपके सिलेबस में 2 टेलीस्कोप है, एक तो है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और एक है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो आज हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जिसको बोला जाता है अपवर्तनी दूरदर्शी, या बुक में लिखा होता है अपवर्तक दूरदर्शी। तो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो अब देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा विजुअल एंगल के बारे में। इसके बारे में, विजुअल एंगल क्या होता है। तो देखिए, विजुअल एंगल क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है विजुअल एंगल, जिसको हिंदी में बोला जाता है दर्शन कोण, या बोला जाता है दर्श्य कोण। अब ये विजुअल एंगल क्या होता है, इससे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब मिलेगा। पहले मैं आपके सामने वो सवाल रखता हूं कि जो सूरज है, ग्रह है, तारे हैं, ये बहुत साइज में बड़े होते हैं, इनका आकार क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, फिर भी आपको छोटे दिखते हैं। इनकी साइज एक्चुअल में तो क्या है, बहुत 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 बड़ी है, बट आपको इनकी साइज कैसी दिखती है, बहुत 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 छोटी दिखती है। तो ऐसा आखिर क्यों होता है कि जो सूर्य है, ग्रह है, तारे हैं, वो आपको साइज में बहुत छोटे दिखते हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस सवाल का जवाब आपको देगा विजुअल एंगल की, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, विजुअल एंगल क्या होता है, दर्शन कोण। देखो, नाम से पता चलता है दर्शन कोण। तो दर्शन कोण का मतलब क्या होता है कि जब आपकी आंखें किसी भी बिंब को देखती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखती है, तो उस ऑब्जेक्ट के साथ जो बनाया गया कोण होता है ना, उसको आप क्या बोलते हो, दर्शन कोण। जैसे पीछे के लेक्चर्स में हमने बात की थी अल्फा के बारे में। जैसे सपोज दैट ये कोई एक ऑब्जेक्ट है ए बी, और ये आपकी आईज है। तो आपकी आईज क्या कर रही है, इस ऑब्जेक्ट को देख रही है। तो जो आपकी आईज इस ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बनाती है ना, उस एंगल को आप क्या बोलते हो, दर्शन कोण। जैसे सपोज दैट अल्फा बोल दो या थीटा बोल दो। तो दर्शन कोण की डेफिनेशन क्या हो गई कि एक ऐसा एंगल जो आपकी आंखें ऑब्जेक्ट को देखते वक्त बनाती है, तो वो एंगल क्या कहलाता है, दर्शन कोण। अब देखो, मैं इसी को आगे बढ़ाता हूं। सपोज दैट यहां आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा ए बी, और यहां कहीं आपकी आईज है। तो आपकी आईज के साथ जो एंगल बनेगा, मैं इसको एक बार नाम दे रहा हूं अल्फा 1, ठीक है। तो ये अल्फा 1 क्या है, दर्शन कोण है। अब मुझे बताओ, इसी साइज के ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, इसे थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस पे रख दिया। साइज क्या है दोनों की,
सेम है ना, डायग्राम से नहीं लग रहा होगा बट दोनों की सेम है, मैंने स्केल नहीं ले रखी है तो आप मानोगे इनकी साइज क्या है, सेम है। अब यहां से आप एंगल बनाओ वहां के साथ, देखो अब ये एंगल क्या बन रहा है, अल्फा 2। इसी प्रकार अगर मैं इसकी डिस्टेंस और बढ़ा देता हूं, अब देखो ये जो एंगल अल्फा 3 है वो देखो, अब जैसे जैसे पहले देखो आप एंगल अल्फा 1 देखो बड़ा है, उसके बाद अल्फा 2 और छोटा हो रहा है, अल्फा 3 और छोटा हो रहा है। तो क्या इस डायग्राम से मैं एक बात बोल सकता हूं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है, क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ती है, वैसे वैसे विजुअल एंगल घटता है, यस और नो? अरे भाई पता चल रहा है ना, देखो जब आपका ऑब्जेक्ट पास था तो अल्फा 1 बड़ा कोण बना, फिर थोड़ा सा दूर गया तो अल्फा 2 अल्फा 1 से थोड़ा छोटा बना, फिर और ऑब्जेक्ट दूर गया तो अल्फा 3 और क्या हो गया, छोटा हो गया। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे दर्शन कोण का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और दूसरी बात देखो, जब अल्फा 1 एंगल बना उस टाइम जो आपको ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिख रहा है, बट जैसे जैसे आपको इमेज भी क्या दिख रही है, बड़ी दिख रही है, बट जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है अर्थात विजुअल एंगल कम होता जा रहा है, आपको उसकी साइज है वो क्या है, क्लियर नहीं दिख पा रही है या इमेज क्लियर नहीं दिख पा रही है। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे यहां मैंने मार्कर रखा है, तो देखिए इस पे लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड, तो देखो यहां से मुझे ये आराम से क्लियर दिख रहा है कि इस पे क्या लिखा हुआ है, व्हाइट बोर्ड लिखा हुआ है। बट मैं जैसे जैसे इस मार्कर को दूर लेते जाऊंगा, जो ये व्हाइट बोर्ड आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ये धीरे धीरे ब्लर होने लग जाएगा, धुंधला होने लग जाएगा। ऐसा क्यों होगा, तो आपने देखा भी होगा, इसको आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रख दो फिर आपको दूर से नहीं दिखाई पड़ेगा कि इस पे व्हाइट बोर्ड है, एक निश्चित डिस्टेंस पे आपको इस पे लिखा हुआ दिखाई देगा व्हाइट बोर्ड। तो ऐसा क्यों हुआ कि इसको दूर ले जाने पर ये क्लियर नहीं दिखता है, और जैसे जैसे आप पास लेकर आओगे ये क्लियर दिखता जाएगा। एक टाइम के बाद हो सकता है जैसे 25 सेंटीमीटर के बाद आपको स्ट्रेस फील हो और फिर ब्लर होने लग जाए, बट एक डिस्टेंस तक ही आपको क्या दिखेगा, क्लियर दिखेगा। तो इसमें एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो ना, वैसे वैसे आपकी आंख जो इसके साथ दर्शन कोण बना रही है ना, उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो एंगल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जो जो एंगल कम होता जाएगा ना, तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ब्लर होने लग जाएगा, या इसकी साइज आपको कैसे दिखने लग जाएगी, छोटी साइज दिखने लग जाएगी। तो यहां से मैं एक बात यह भी बोल सकता हूं कि जो विजुअल एंगल है वो किस पे डिपेंड करता है, अगर वो कम हो रहा है तो साइज भी क्या होगी, कम होगी, और अगर विजुअल एंगल बढ़ रहा है तो साइज भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस एग्जांपल से देख लो कि आप जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे जो आपको ये मार्कर पे जो व्हाइट बोर्ड लिखा हुआ है वो धीरे धीरे आपको कम दिखाई देने लग जाएगा, अर्थात ये छोटी साइज का दिखने लग जाएगा। उसी प्रकार जैसे आपने एक बिल्डिंग भी देखी होगी, अगर आप क्या करते हो, उनको दूर से देखते हो तो उनकी साइज आपको छोटी दिखती है, बट जैसे ही आप किसी बिल्डिंग के पास जाते हो तो आपको ऐसे देखना पड़ता है उसकी साइज अचानक बढ़ गई। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि जब आप दूर खड़े थे ना तो विजुअल एंगल क्या था, कम था। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे मैंने क्या कहा कि डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विजुअल एंगल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो मान लो आपने दूर से उस बिल्डिंग को देखा तो विजुअल एंगल क्या हुआ, कम हुआ, तो उसकी साइज भी क्या हो गई, कम हो गई। बट जैसे ही आप उसके पास पहुंचे यानी डिस्टेंस क्या हुई, कम हुई, तो विजुअल एंगल क्या हो गया, बढ़ गया, और अगर विजुअल एंगल बढ़ गया तो साइज क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये तीनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं कि अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो डेफिनेट बात है विजुअल एंगल घटेगा, और अगर विजुअल एंगल घटेगा तो साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप इनको साथ भी लिख सकते हो, और इसका अपोजिट भी ठीक है कि अगर डिस्टेंस कम हो रही है तो विजुअल एंगल बढ़ेगा और साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। क्या सवाल था कि जो सूर्य है, ग्रह हैं, तारे हैं, वो बहुत बड़े आकार में होते हुए भी आपको छोटे दिखते हैं, क्यों दिखते हैं? तो इसके पीछे रीजन क्या है, विजुअल एंगल। कैसे रीजन है, वो ऐसे रीजन है कि बताओ सूर्य, ग्रह, तारे तो आपसे अनंत दूरी पर है, इसका मतलब डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा, और अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो विजुअल एंगल कैसा बनेगा, बहुत कम, और अगर विजुअल एंगल बहुत कम बनेगा तो साइज क्या हो जाएगी, बहुत कम। इसलिए जो आपके जो सूर्य, ग्रह, तारे हैं जो आपसे दूरस्थ स्थिति पर है, मतलब वो आपको कैसे दिखेंगे, वो आपको बहुत छोटे साइज के दिखेंगे। तो अगर एक वर्ड में इसका आंसर पूछा जाए कि ऐसा क्यों होता है, तो आप बोलोगे ऐसा दर्शन कोण के कारण होता है। और डिटेलिंग मैंने यहाँ समझा दी है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है विजुअल एंगल कम होता है, और अगर विजुअल एंगल कम होता है तो ऑब्जेक्ट की साइज क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये था यूजुअल एंगल, काफी इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ में इसका बहुत यूज है। कोई पूछ सकता है कि मतलब ऐसा क्यों होता है कि सूर्य, ग्रह, तारे आपको छोटे क्यों दिखते हैं।
अब आ जाइए हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, अपवर्तनी दूरदर्शी, या इसको बोला जाता है अपवर्तक दूरदर्शी। तो देखिए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप जरूर देखें। आप रे ऑप्टिक्स में लेक्चर नंबर 18 में जाएंगे तो वहां आपको दिखेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसको बोला जाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्योंकि अगर आपने ये नहीं देखा ना तो इसको समझना बहुत टफ हो जाएगा, बट अगर आपने ये देख रखा है ना तो फिर ये बस 1 ही मिनट का काम है, आप तुरंत इसको क्या हो जाओगे, सीख पाओगे। तो देखिए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या था कि उसमें 2 लेंस लगे होते थे। उसमें क्या था कि पहला लेंस क्या था, छोटा था, और दूसरा लेंस क्या था, बड़ा था। तो जो आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है इसमें उल्टा होगा। उल्टा क्या होगा, अब वहां याद करो, पहले लेंस को आप क्या बोलते थे, ऑब्जेक्टिव, और दूसरे को क्या बोलते थे, आईपीस। में रिपीट कर रहा हूं साथ साथ में। ऑब्जेक्टिव क्यों बोला, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के पास था। क्या वजह थी इसकी कि ये ऑब्जेक्ट के पास था। और इसको आईपीस क्यों बोला, क्योंकि ये आईज के पास था। अब पहला डिफरेंस, लेंस तो इसमें भी 2 ही होंगे, बट इसमें देखो पहला लेंस है उसकी क्या है, फोकल लेंथ क्या है, कम है, स्मॉल फोकल लेंथ है, और इसकी क्या है, लार्ज फोकल लेंथ है। अब देखिए इसमें चेंज कितना आया, चेंज कितना आया, लेंस तो 2 है, देखो टेलीस्कोप में भी लेंस कितने हैं, 2 है, 1 और 2, बट चेंज क्या है, चेंज ये है इसमें, देखो पहला लेंस क्या है, कम फोकल लेंथ का है, बट यहां जो लेंस होगा वो होगा लार्ज फोकल लेंथ का। ठीक है, तो पहला काम तो ये हुआ। और दूसरा लेंस इसमें क्या है, लार्ज का है, बस इसमें उल्टा है, इसमें कौन सा है, स्मॉल फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब होता है फोकस दूरी, स्मॉल का मतलब छोटी फोकस दूरी, ये बड़ी फोकस दूरी। तो देख लो आपको कंपैरिजन में दिख रहा है, इसकी साइज बड़ी है, इसकी साइज छोटी है। अगर साइज छोटी है तो फोकस अपने आप ही क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो पहला डिफरेंस क्या है कि लेंस तो दोनों में 2-2 है, बट फर्क ये है कि जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप में रिलेट कर रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पहला लेंस स्मॉल फोकल लेंथ का होता है, जबकि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में पहला लेंस लार्ज फोकल लेंथ का होता है। इसमें दूसरा लेंस लार्ज का होता है, तो इसमें किसका होता है, स्मॉल का। बताओ इतनी जी, मतलब इतने में कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की नहीं प्रॉब्लम। दूसरी बात, इसको क्या बोला हमने, ऑब्जेक्टिव, और इसको क्या बोला, आईपीस। तो सेम काम हम यहाँ पे भी करेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव, और इसको हम क्या बोलेंगे, आईपीस बोलेंगे। बट अब देखो इसमें बोलने में फर्क होगा। यहां मैंने ऑब्जेक्टिव बोला, क्यों बोला, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के पास है, और आईपीस क्यों बोला, क्योंकि ये आंखों के पास है। बट यहां आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि ये ऑब्जेक्ट के पास है। क्या भला ऐसा संभव है, ऑब्जेक्ट के पास हो सकता है ये लेंस, यस और नो। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर क्यों नहीं हो सकता। अरे भाई कैसे होगा, आप किसको देख रहे हो, आप सन को देख रहे हो, आप मून को देख रहे हो, आप स्टार को देख रहे हो। तो क्या ये आपकी छत के ऊपर लगे हुए हैं, नहीं, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, ये अनंत दूरी पर है। तो क्या आप टेलीस्कोप को सन के पास ले जाके रख सकते हो कि चलो देखते हैं सन कैसा दिखता है, ऐसा बिल्कुल संभव ही नहीं है, आप जल जाओगे। तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ऑब्जेक्ट के पास, ऐसा बोल सकते हो ऑब्जेक्ट की तरफ, है ना। तो अब आपको कोई पूछे तो आप इसका जवाब क्या दोगे कि इसको ऑब्जेक्टिव क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट की तरफ है। इसी तरफ तो ना सन, इसी तरफ आपने इसको लगा रखा है, तो ये सन की तरफ है। तो इस बार डेफिनेशन क्या दोगे कि ये ऑब्जेक्ट की तरफ है। आप ऑब्जेक्ट के पास क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि आप सन के पास इसको नहीं ले जा सकते। आईपीस, आईपीस में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कहीं आप देखोगे तो ये आईज की क्या है, पास है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आईपीस बोला जाता है, इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव। मेरे हिसाब से ये दोनों डिफरेंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो। अब आपको पता है जो सन है, स्टार है, मून है, वो आपसे कितनी डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। और आपको पता है कि जो इन्फिनिटी होती है उससे जो रेज आती है वो कैसे रेज आती है, पैरेलल रेज आती है। मैंने पीछे के लेक्चर्स में भी बता रखा है, पैरेलल का मतलब समांतर किरणें। तो अनंत से जो भी किरणें आती है वो कैसे आती है, समांतर। अब देखो समांतर आने में भी 2 कंडीशन है। क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन तो यह है कि वो दोनों रेज मुख्य अक्ष से समांतर आ सकती है।
या अपने आप के भी समांतर आ सकती है। तो यहाँ हम वो केस स्टडी कर रहे हैं जिसमें दोनों रेज अपने आप के क्या है, समांतर। देखो ये दोनों रेज समांतर है। तो अब आपको पता है अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज लेनी है तो आप क्या करोगे, उससे कम से कम दो रेज पास करवाओगे। तो मैंने यहाँ मान लिया कोई ऑब्जेक्ट ए बी है, इससे मैंने दो रेज भेजी और आंख आ रही है सन मून स्टार से, तो कैसी रेज आएगी, पैरेलल रेज आएगी। अब देखो, और आपको पता है पैरेलल रेज कहाँ मीट करती है, फोकल प्लेन में मीट करती है, फोकस में मीट नहीं करती, फोकल प्लेन पे मीट करती है। अगर ये मुख्य अक्ष की पैरेलल आती ना तो तब तो फोकस पे मीट कर जाती, बट अगर ये खुद के पैरेलल है ना तो ये हमेशा किस पे मीट करती है, फोकल प्लेन पर। फोकल प्लेन का मतलब क्या हो गया, फोकस तल। ये एक जो प्लेन ही तो बन रहा है एक्स वाई एक्सिस, तो यहाँ ये किस पे मिलेगी, फोकल प्लेन पे। तो यहाँ ए डेस बी डेस इसका क्या मिल गया आपको, इमेज मिल गया। तो ऑब्जेक्ट तो क्या था, ए बी था, और ए डेस बी डेस क्या है, इमेज है। अब मुझे बताओ इमेज की साइज छोटी है या ऑब्जेक्ट की साइज, तो देखो ये तो इंफिनिटी से रेज आ रही है, तो ये साइज तो बहुत बड़ी है, इसके कंपैरिजन में ये साइज क्या है, बहुत छोटी। क्यों, क्योंकि याद हो अगर आपको तो अनंत से जो भी रेज आती है वो कहाँ पे मिलती है, फोकस पर मीट करती है। और आपको अगर याद आ रहा हो तो उसकी खासियत क्या थी कि जो इमेज होती है वो पॉइंट साइज होती है, रियल होती है और इन्वर्टेड होती है, यानी बिंदु रूप में होती है, वास्तविक होती है और उल्टी होती है। तो देखो ये उल्टी इमेज है, ये 20 प्रकार है, ये नीचे की तरफ बन रही है, इसका मतलब उल्टी है। वास्तविक है, वास्तव में किरणें मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। और पॉइंट साइज इसके कंपैरिजन में तो ये छोटी है ना, क्योंकि यहाँ तो इसकी जो साइज है सन मून वो बहुत डिस्टेंस पे है, बट इसके कंपैरिजन में ये साइज क्या है, छोटी। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बताना चाहूंगा कि आपने क्या बोला कि जो आपका पहला लेंस है उसकी फोकल लेंथ बहुत लार्ज है, तो ऐसा आखिर क्यों करना पड़ा। भैया आपने जो ऑब्जेक्टिव लेंस लिया है वो लार्ज फोकल लेंथ यानी अधिक फोकस दूरी का क्यों लिया, तो देखो इसकी वजह ये है कि आप किसको देख रहे हो, सन को देख रहे हो, मून को देख रहे हो, स्टार को देख रहे हो। तो जब आप अगर कम फोकल लेंथ का अगर लेंस लेते तो होता क्या कि जो यहाँ से कम रेज उसके ऊपर आ पाती, और अगर कम रेज आती ना तो इसकी इमेज कैसी बनती, धुंधली बनती। क्योंकि आप इसकी फिर इमेज बनाओगे तो फिर वो तो और ज्यादा ब्लर हो जाती, धुंधली हो जाती। इसलिए हम इसकी साइज बड़ी लेते हैं, ताकि रीजन क्या है कि जो आपके सन मून स्टार से जो आने वाली लाइट रेज है वो ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर आ पाए, जिससे हमें जो इमेज मिले वो कैसे मिले, ब्राइट मिले, यानी चमकदार मिले। और ब्लर का मतलब होता है धुंधली। तो पता चल गया लार्ज फोकल लेंथ का क्यों होता है, क्योंकि ये ज्यादा रेज को अपने ऊपर आने देगा। तो अगर ज्यादा रेज आएगी तो इमेज कैसी मिलेगी, ब्राइट मिलेगी। अब देखिए, तो अब ऑब्जेक्टिव का काम हो गया, हमने इनफिनिट से रेज भेजी और वो एक फोकल प्लेन में मिलती है, तो यहाँ इनकी इमेज मिल गई ए डेस बी डेस। अब नेक्स्ट, ऐसा का ऐसा काम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होता है। बस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो रेज आती है वो इंफिनिटी से ना आकर किसी ऑब्जेक्ट से आती है और वो कहाँ मीट करती है, फोकस पर मीट करती है। अब आगे बढ़ो। अब मैंने क्या कहा कि जो पहले लेंस की इमेज, अगर कहीं आपको दो लेंस दिख रहे हैं तो पहले लेंस की इमेज दूसरे के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। पहले लेंस की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। हिंदी में बोलूं तो पहले लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए किसका काम करेगा, बिंब का काम करेगा। और दूसरा लेंस आपने स्मॉल फोकल लेंथ का ले रखा है, तो यहां से वही कहानी, अगर इस ऑब्जेक्ट की आपको इमेज लेनी है तो इससे भी दो रेज पास होनी चाहिए। तो एक तो मैंने क्या कहां से पास करवा दी, प्रकाश के अंदर से, और दूसरी मैंने मुख्य अक्ष के पैरेलल भेजी, तो वो किससे पास हो जाएगी, फोकस से। तो अब ये दोनों क्या है, डाइवर्जिंग रेज है। मैं पीछे के लेक्चर से बात कर रहा हूं, तो वो डाइवर्जिंग रेज कभी भी मिलती नहीं, नेवर मीट, बट आप इनको पीछे बढ़ाओगे तो ये किसी ना किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। और वो जो बिंदु है ए डे डबल डेस बी डबल डेस क्या आ गई, आपकी फाइनल इमेज आ गई। और अब ये जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है, आभासी, सीधा और आवर्धित। देखिए मुझे कैसे पता चला कि आभासी है, भाई इससे पता चला कि ये रेज वास्तव में तो कभी मिलेगी नहीं। अगर ये यहाँ कहीं मिलती तो इमेज कैसी होती, वास्तविक, बट आप इनको पीछे की तरफ मिला रहे हो तो प्रतिबिंब कैसा बन गया, आभासी। और मैंने क्या कहा था, आभासी हमेशा क्या होता है, सीधा। अब आप कहोगे सर आवर्धित का कैसे पता चला, अरे भाई पता ही चल रहा है, ए डेस बी डेस बड़ा है या ए डबल डेस बी डबल डेस बड़ा है, ए डबल डेस बी डबल डेस बड़ा है। तो प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी, सीधा और आवर्धित। तो ये है आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। दो लेंस होते हैं, पहला लार्ज फोकल का, दूसरा स्मॉल फोकल का। कंपाउंड इसके अपोजिट होता है। अब दूसरी बात, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये जो आईपीस है
क्या ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव नहीं कर रहा है? यस और नो? अरे भाई सिंपल माइक्रोस्कोप की भी तो यही कहानी थी, एग्जैक्ट यही कहानी थी। और आपको पता हो तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी आईपीस किसकी तरह बिहेव करता है? सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है। तो ये था आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अब हम बात करते हैं इसके मैग्निफिकेशन की। इसकी बात करेंगे आप इसके हम मैग्निफिकेशन की। तो देखिए क्या है इसका मैग्निफिकेशन, आप कैसे फाइंड करोगे? मैग्निफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अब देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या होता है? लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण। और अल्फा क्या होता है? बिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण। ठीक है, अब देखिए अंतिम प्रतिबिंब कौन सा है? ए डबल डैश बी डबल डैश। तो जो ये एंगल है, ये एंगल कौन सा होगा? बीटा। तो अब आपको पता है बीटा तो आप फाइंड कर नहीं पाओगे, तो इसको फाइंड कर लो, टेन बीटा। तो लगाइए इसमें टेन बीटा। अब देखिए ये जो लेंथ है वो है एपो। एपो मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या हो गई? यूई। यूई क्यों हुआ? क्यों? मैंने क्या कहा था कि पहले का प्रतिबिंब दूसरे के लिए किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। उम्मीद है आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा हो, अगर नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप जरूर कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखें, ताकि फिर आपको इसमें समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो टेन बीटा क्या हो जाएगा? लगाइए फॉर्मूला। क्या होता है? लंब बटा आधार। बताइए लंब क्या है? ए डेस बी डेस अपॉन आधार क्या है? यूई। तो टेन बीटा क्या आ गया? अब आपको पता है बीटा क्या है? बहुत छोटा। क्यों? क्योंकि रेज कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से। तो वो मिल कहां रही है? फोकल प्लेन पे। और आपको पता है इन्फिनिटी से रेज आती है तो उनकी इमेज कैसी बनती है? पॉइंट साइज, यानी बहुत छोटी बनती है। तो बीटा क्या होगा? बहुत छोटा होगा। वेरी गुड। अब बीटा निकाल लो यहाँ से, ए डेस बी डेस अपॉन यूई। इसको दे दो आप इक्वेशन 1। अब दूसरी चीज अल्फा फाइंड करो। अल्फा क्या होता था? मैंने क्या कहा था? नेक्ड आई से आपकी आंख पर बनाया गया कोण। तो क्या मैं इस एंगल को अल्फा बोल दूं? अब किसी को प्रॉब्लम हो रही है कि सर ये एंगल अल्फा कैसे हुआ? यहाँ तो आपने लेंस लगा रखा है। चलो कोई ना, भूल जाओ कि यहाँ पे लेंस है, मान लो कि यहाँ पे आइस है। अरे भाई हटा दो। जैसे सपोज दैट आप टेलीस्कोप से सन को देख रहे हो, तो जैसे आप पे यहाँ पे आप टेलीस्कोप लगाओगे, फिर आप सन को देखोगे ना, तो इस टेलीस्कोप को हटा दो तो फिर यही एंगल तो क्या हो गया? अल्फा नहीं हो गया? अल्फा था क्या? कि बिना किसी उपकरण के आपकी आंख द्वारा ऑब्जेक्ट के साथ बनाया गया कोण। यानी आपकी आंख द्वारा सूरज अगर देख रहे हो तो सूरज के साथ बनाया गया कोण, तो ये एंगल क्या होता है? अल्फा। तो सिमिलरली वर्टिकल एंगल भी क्या हो जाएगा? अल्फा। ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है? वर्टिकली अपोजिट है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? अल्फा। तो क्या मैं इस त्रिभुज से अल्फा फाइंड कर सकता हूँ? जैसे नाम दे दो इसको, ओ दे दो, इसको ओ डैश दे दो। तो यहाँ जो आपने बीटा फाइंड किया वो तो कैसे कर लिया? अगर मैं लिखना चाहूँ तो त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश में। और अगर अल्फा फाइंड करना है तो लगा दो त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश, ओ ए डैश बी डैश। तो लगाइए टेन अल्फा। लंब, लंब तो क्या है? ए डैश बी डैश। और आधार क्या है? कितनी डिस्टेंस है? एफ ओ। तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे? एफ ओ। इसको दे दो, सॉरी, यहाँ से आप क्या कर लो? अल्फा फाइंड कर लो, ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ। अब आप कहोगे कि सर अल्फा का मान कम क्यों हुआ? पता चल गया ना क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि सूरज बहुत दूर है, और अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो विजुअल एंगल अपने आप ही क्या हो गया? कम हो गया। तो अल्फा आ गया, बीटा आ गया। अब मैग्निफिकेशन निकाल लो, बीटा अपॉन अल्फा। बताइए बीटा कितना है? ये रहा, ए डैश बी डैश अपॉन यूई अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ। तो ए डैश बी डैश से तो ये कैंसिल आउट, एम का मान क्या आ गया? एफ ओ अपॉन यूई। ये आ गया मैग्निफिकेशन किसका? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का। तो ये था आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अब इसके हम एक स्पेशल केस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए वो स्पेशल केस क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है वो स्पेशल केस। और वो स्पेशल केस ये है कि अगर आपकी इमेज बने इंफिनिटी पे, इमेज कहाँ बने? इंफिनिटी पे। और अगर इमेज इंफिनिटी पे बनेगी तो आप मुझे बताओ वी का मान क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी। और यू का मान माइनस ऑफ यू, और एफ का मान प्लस एफ ई। तो लगाइए लेंस फॉर्मूला।
1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई। वी का मान क्या है माइनस इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई। 1 अपॉन इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई। तो क्या यहाँ से मैं यू के बराबर एफ ई लिख सकता हूँ, बताओ यस और नो। एक ऐसी कंडीशन जहां आपकी फाइनल इमेज कहां बने इन्फिनिटी पे, तो उस टाइम यू किसके बराबर होता है एफ के। तो बताओ इस कंडीशन में मैग्निफिकेशन एफ ओ अपॉन एफ ही नहीं होगा क्या, यस और नो। और एफ ही मैंने किसके बराबर बताया यू के, तो मैं इस यू की जगह क्या एफ ही लिख सकता हूं, यस और नो। अब मुझे बताओ देखो एफ ओ तो क्या है लेंस के राइट साइड, तो कैसा आएगा पॉजिटिव साइन आएगा। और एफ पी क्या है लेंस के लेफ्ट साइड, तो कैसा साइन आएगा नेगेटिव। तो देखिए m का मान क्या आ गया माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। यह हो गया मैग्निफिकेशन उस केस में जब आपकी इमेज कहां बने अनंत पर बने, ठीक है। तो देखिए एक ऐसा केस होता है जहां पे इमेज आपकी कहां बनती है इन्फिनिटी पे, तो यू किसके बराबर होता है एफ के। अब अगर आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर नलिका की लंबाई याद हो, तो यहाँ पे भी आप वही काम कर लो। नलिका की लंबाई क्या होती है कि दोनों लेंस के मध्य की दूरी। बताइए क्या मैं एफ ओ प्लस एफ लिख सकता हूँ, यस और नो। अगर मुझे एल का मान पूछे तो क्या एफ ओ प्लस एफ लिखा जा सकता है, यस और नो। केवल एक ही कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, जब आपकी इमेज ना बने इन्फिनिटी पे। अदरवाइज तो आपको क्या लिखना पड़ेगा एफ ओ प्लस यू। बट आपके जो सिलेबस में है आपको इन्फिनिटी वाला केस ही कम मतलब कम वो करना है, वही आपको पढ़ना है। इसलिए आप इस केस में क्या लिख लोगे एफ ओ प्लस एफ ई। नलिका की लंबाई एक्चुअल में है क्या, यहाँ जो आपको ये जो मुख्य एक्स दिख रही है ना वो एक नलिका है, इसके ऊपर लेंस को आप आगे पीछे खिसका सकते हो। तो देख लो दोनों लेंसों के मध्य की दूरी एफ ओ प्लस एफ ई। तो ये क्या है नलिका की लंबाई। अब इससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए कि एक खगोलीय दूरदर्शी की रचना सामान्य समायोजन में आवर्धन क्षमता 50 के लिए की गई है। यदि नलिका की लंबाई 102 सेंटीमीटर है तो अभिदर्शक और अभिनेत्र की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी आप क्वेश्चन करो तो आप सबसे पहले जो जो राशि आपको गिवन है वो लिख लिया करो। देखिए क्या दिया, आवर्धन क्षमता दी गई है 50, तो m का मान आप क्या लिख लोगे 50। और दूसरा नलिका की लंबाई, नलिका की लंबाई को किससे रिप्रेजेंट करते हो L से। तो L का मान आपने क्या लिख लिया 102 सेंटीमीटर। अब देखो क्या पूछा है कि अभिदर्शक और अभिनेत्र की आपको क्या ज्ञात करनी है, क्षमता ज्ञात करनी है। तो देखिए अभी भी आपने L का फॉर्मूला पढ़ा है FO प्लस FE। और दूसरी चीज आप ये ध्यान रखना कि मैंने क्या कहा था कि जो FO और FE है वो आपको किस में लेना है, मोड में लेना है, ठीक है। और आपको m, और अभी अभी आपने दूरदर्शी के लिए m का फॉर्मूला भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है FO अपॉन FE। अब देखिए m का मान कितना दिया हुआ है 50 इज इक्वल टू FO अपॉन FE। तो क्या यहाँ से FO का मान 50 FE लिखा जा सकता है, यस और नो लिखा जा सकता है। अब आओ L पर, L क्या कहता है, वो कहता है FO प्लस FE। तो FO का मान यहाँ से आप कितना लिख दोगे 50 FE, तो 50 FE प्लस FE इज इक्वल टू L। तो L का मान कितना है 102 इज इक्वल टू 51 FE। तो यहाँ से FE कितना आ जाएगा 102 अपॉन 51, तो यहाँ से कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो FE का मान कितना आ गया 2। और अगर FE का मान 2 आ गया तो यहाँ से देख लो, इससे दे दो स्टार, फ्रॉम इक्वेशन स्टार क्या आ जाएगा 102 इज इक्वल टू FO प्लस FE कितना है 2। तो यहाँ से FO का मान कितना आ गया 100 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ FE और FO में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, FE का मान कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, FO का मान कितना आ गया 100 सेंटीमीटर। बट क्वेश्चन पढ़ो, क्या आपको FE FO ही पूछा है क्या, नहीं पूछा। देखो क्या कहा है अभिदर्शक और अभिनेत्र की क्षमता ज्ञात करो। और आपको पता है लेंस की क्षमता को P से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन F। तो अगर PO लिखूं तो क्या FO नहीं हो जाएगा। और ये तो तब होता है जब मीटर में हो, अगर यही मान सेंटीमीटर में हो तो क्या आ जाएगा 100 अपॉन FO। तो PO इज इक्वल टू क्या आ गया 100 अपॉन FO।
बताइए एफओ कितना है 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट तो क्या आ गया 1d, d का मतलब डायमीटर। और उसी प्रकार अगर मैं P निकालना चाहूँ तो 100 अपॉन Fe, तो 100 Fe का मान कितना गिवन है 2, तो कितना आ गया 50 डायमीटर। तो Pe का मान भी देखो आ गया और Po का मान भी आ गया। आपको यही तो पूछा था, क्या पूछा था कि लेंस की क्या होगी, क्षमता क्या होगी। तो ये था पहला क्वेश्चन। मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आप हमेशा ध्यान रखना लंबाई में आप FO प्लस Fe का मोड ही लोगे हमेशा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड का सॉल्यूशन देखिए। क्या दिया हुआ है कि एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है, तो कैपिटल एम की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 9। जब इसे समांतर किरणों, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसको समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है, तो इमेज कहाँ बनेगी इन्फिनिटी पे। तो अब आप जो एम का फॉर्मूला लगाओगे वो माइनस एफ अपॉन एफ ही लगाओगे। पीछे वाले क्वेश्चन में आपने माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वहां ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ कि आपकी इमेज कहाँ बन रही है इन्फिनिटी पे। देखो यहाँ लिखा हुआ है समांतर किरणें, इसलिए इमेज कहाँ बनती है इन्फिनिटी पे जाता है। और अभिदर्शक और अभिनेत्र के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर, यानी एल का मान कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो पूछा है दोनों लेंसों की फोकस दूरी, यानी इस बार आपको एफओ और एफ ही पूछा है। पिछली बार तो पीओ और पीई पूछा था। अब देखो m का मान कितना है 9, तो 9 इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। तो यहाँ से एफ ओ का मान क्या आ गया माइनस 9 एफ ई। वही सेम प्रोसीजर। अब देखिए एल क्या कहता है एफ ओ प्लस एफ ई, एफ ई का मान कितना माइनस 9 एफ ई और प्लस एफ ई। और याद करो मैंने क्या कहा था मोड आएगा, तो मोड आएगा तो माइनस 9 किसका हो जाएगा प्लस का। तो एल बराबर 9 एफ ई प्लस एफ ई, और एल की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 इज इक्वल टू 10 एफ ई। तो यहाँ से एफ ई का मान कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। और अगर एफ ई का मान 2 आ गया तो यहाँ रख दो एल बराबर एफ ओ प्लस 2, और एल कितना है 20, एफ ओ प्लस 2, तो यहाँ से एफ ओ क्या आ गया 18 सेंटीमीटर। तो एफ ओ का मान तो कितना आ गया 18 और एफ ई का मान कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो ये था आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।